आईएएस वही बनेगा जो हकदार होगा। इस हकदार की परिभाषा कैसे तय करें? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये गणतंत्र है। हम एक गणतंत्र हैं। आईएएस बनना एक हवा है। कोई ऑटो चालक का बेटा जब बनता है, मीडिया में खबरें छा जाती हैं, रिक्शा वाले का बेटा बनता है, सब्जी बेचने वाले का बेटा आईएएस बन जाता है। क्या ये वाकई पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए? एक सामान्य लोकतंत्र में ये एक सामान्य घटना होनी चाहिए थी। ये एक असामान्य स्थिति है कि ये एक असामान्य घटना है। अगर ये सामान्य नहीं है, वे कौन सा सामान्य वर्ग है जिसके बच्चे सामान्यतः आईएएस बने? आईआरएस अधिकारी थे, मेरे सीनियर हैं। उनके पिताजी शौकिया बैंजो बजाते थे, लेकिन जो मीडिया ने निकाला कि बैंड वाले के बेटे ने निकाला आईएएस। लोग कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन से लोग जा रहे हैं, ये दरअसल क्वालिटी खराब कर रहे हैं। जो मेरिट से लोग जा रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। अपने आप में बेहद लचर तर्क है। अलग अलग जगह से यात्रा शुरू करने वाले लोगों को एक ही फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने को मेरिट नहीं कह सकते ना। मान लीजिए आप 3 पीढ़ी से एक ब्यूरोक्रेट की फैमिली से आते हैं, टेक्निकल तौर पर आपके पास बराबर हक है, लेकिन सच्चाई क्या है? पिछली 3 पीढ़ी से आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप भी ब्यूरोक्रेट बन गए। क्या तोप उखाड़ लिया? यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशन का काम सबसे अच्छे लोगों का चयन है, ये यूपीएससी का काम नहीं है। किसी भी शिक्षक से ये जरूर पूछा जाता है बच्चों की तरफ से कि सर हिंदी मीडियम से हैं, करें कि छोड़ दें? एक शब्द होता है डायग्लॉसिया। अगर आप ऐसी भाषाओं से आते हैं जिन भाषाओं को निम्नतर भाषा माना जा रहा है इस डायग्लॉसिया में, तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना दावा एब्डिकेट ना करें, अपना दावा ना छोड़ें। ये भी एक डिबेट होती है कि सिलेबस बदल देना चाहिए। इतिहास पढ़ के ब्यूरोक्रेसी में जाकर क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, जो इंजीनियरिंग पढ़ के ही पहुंच गए वो कौन सी तोप चला रहे हैं दोस्त? एआई के दायरे में देखें, अगर बच्चों को क्या चीजें चेंज कर देनी चाहिए, अपने रवैये में क्या बदलाव ले आना चाहिए? हम इसकी तरफ या तो आंख मूंद सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, हजारों लाखों रील में आप उनको देख चुके हैं। मैं उनके साथ कोई विशेषण नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आप भली भांति परिचित हैं, कई बार आपने देखा है, कई बार आप मोटिवेट हुए हैं। लेकिन परिचय में इतना कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही शानदार शिक्षक हैं। मेरे साथ आज हैं विजेंद्र चौहान सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो अमृत, अरसे बाद कैमरे पर आपके साथ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सर। और मेरे साथ विकास हैं, हमारे जो हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं और आजकल संवाद कार्यक्रम में सबको ग्रिल करते रहते हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं। और सर, सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो दरअसल लखनऊ में जो आपका एक पूरा स्पीच था, मैं भी उसमें शामिल था और मुझे गूज़बम्स आए वहाँ पर, जब आपने कहा कि जब भी आप हक छोड़ते हैं, आपको लगता है आपसे नहीं हो पाएगा, तो दरअसल इससे गणतंत्र कमज़ोर होता है। उसमें एक बात आई और हमने उसको एक थंबनेल के साथ चलाया कि आईएएस वही बनेगा जो हकदार होगा। तो सवाल यही है कि इस हकदार की परिभाषा कैसे तय करें? थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाते। देखिए अमृत, जटिल मामला है। देखिए, मूल तर्कावली क्या है? मूल सिद्धांत ये है कि हम एक गणतंत्र हैं। लोकतंत्र तो हम हैं ही, लेकिन हम लोकतंत्र के साथ साथ एक गणतंत्र है। वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर ऑल्सो अ रिपब्लिक। और जब हम रिपब्लिक कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि इस देश का कोई भी महत्वपूर्ण सत्ता का पद, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो या अन्य पद हो, वे आनुवंशिक रूप से तय नहीं होंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये गणतंत्र है। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को यह हक है कि अदरवाइज एलिजिबल तो वो देश के किसी भी पद के लिए एस्पायर कर सकता है, वो अपना दावा पेश कर सकता है। ये केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होगा, ये सत्ता के हर पद पे लागू होगा, जिसमें डीएम का पद शामिल होगा, जिसमें एसपी का पद शामिल होगा, जिसमें डीएसपी का पद शामिल होगा, तमाम शिक्षक का पद शामिल होगा। यदि आप अदरवाइज एलिजिबल हैं तो आपका हक है कि आप उसके लिए एस्पायर कर सकें। मैंने कहा केवल हक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसमें यह भी शामिल है कि यदि मान लीजिए आप किसी, और इसका मतलब है कि इस देश की ये जिम्मेदारी है एक समाज के तौर पर और एक गणतंत्र का, लोकतंत्र के तौर पर, कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह अवसर दे कि वह हर उस सपने के लिए एस्पायर कर सके, उस सपने के बारे में सोच सके, उसे पाने की इच्छा रख सके, या जो उसके अंदर पैदा होती है। अगर हम किसी वजह से असफल हो जाते हैं किसी व्यक्ति में अपने इस सपने को जिंदा रखने के लिए, मान लीजिए एक रिक्शे वाले का बच्चा है जिसका मन है कि वो आईएएस बने, लेकिन हम उसे वह अवसर प्रदान नहीं कर पाते, हम उसे पर्याप्त शिक्षा नहीं दे पाते, हम उसे गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दे पाते कि उसे ये लगे कि वह इस पद के लिए कोशिश कर सकता है और वो उस पद के अपनी इच्छा को छोड़ दे।
जिस क्षण किसी के साथ ऐसा होता है, चाहे वह उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से हो, चाहे उसकी जेंडर की वजह से हो, चाहे उसके कास्ट की वजह से हो, चाहे उसकी कम्युनिटी की वजह से हो, चाहे उसके क्षेत्र की वजह से हो, वो आदिवासी व्यक्ति है, जंगल में रहता है, इस कारण हो रहा, किसी भी वजह से अगर किसी को अपना इच्छित सपना छोड़ना पड़ता है, तब गणतंत्र कमजोर होता है। इस मायने में मैं कहता हूं कि ये आपका हक है। जिस क्षण आप डर कर, असफलता से या अभावों से या आपकी योग्यता की वजह से आपको वह छोड़ना पड़ता है, उस क्षण हमारा गणतंत्र थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। और अगर जब हम कहते हैं कि ये डर है, तो दरअसल आप जानते हैं कि हमारे समाज में ये डर बहुत ज़्यादा है। आईएएस बनना एक हवा है, एक दिमाग में ऐसा भय है कि अगर मैं इतना ही तेज होता तो आईएएस नहीं बन जाता। हाँ। और बचपन से सुनते आ रहे हैं, इतना क्या पढ़ रहे हो, पढ़ के कलेक्टर बनोगे, लाट साहब बनोगे। तो सवाल वही है कि जब एक ऐसा उदाहरण सामने आता है, कोई ऑटो चालक का बेटा जब बनता है, मीडिया में खबरें छा जाती हैं, रिक्शा वाले का बेटा बनता है, सब्जी बेचने वाले का बेटा आईएएस बन जाता है, क्या ये वाकई पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए? क्या इस तरह की खबरों के आने के बाद लाखों लोग ये सपना देख लेते हैं, क्या ठीक है, या सतर्क रहना चाहिए कि भाई हर ऑटो वाले का बच्चा नहीं बन रहा? आदर्श लोकतंत्र में तो ये कतई भी एक अच्छी खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस खबर को अगर खबर समझा जा रहा है, इफ इट इज वर्थ नोटिंग, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये सहज बात नहीं है कि एक रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बने। ये एक खबर बनने लायक चीज है। इसका मतलब ये एक असामान्य घटना है। बिल्कुल। एक सामान्य लोकतंत्र में ये एक सामान्य घटना होनी चाहिए थी। ये एक असामान्य स्थिति है कि यह एक असामान्य घटना है, और इस वजह से मैं इसे सुखद तो कतई नहीं मानता हूं। इसके साथ मुझे इसमें और चिंताजनक बातें भी दिखाई देती हैं। अगर ये सामान्य नहीं है तो वे सामान्य क्या है? वे कौन सा सामान्य वर्ग है जिसके बच्चे सामान्यतः आईएएस बन रहे हैं? आप, और इसके लिए डेमोग्राफी उठाने की जरूरत है। आप उठाइए रिजल्ट और देखिए पूरी की पूरी पीडीएफ में। मेरा कहना है कि लगभग 95% अपर मिडिल क्लास, इंग्लिश एजुकेटेड, अब जिसे आप एलीट कहते हैं, ये भी नहीं कि इंडस्ट्रियल क्लास, उसकी जरूरत नहीं है, उसको आईएएस बनना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अपर मिडिल क्लास वह वर्ग है जिसके बच्चे, जहाँ से निकल रहे अभ्यर्थी सामान्यतः सफल हो रहे हैं। और ये सामान्य होना बहुत बड़े वर्ग के लिए चिंता की स्थिति है, क्योंकि दरअसल ये सबके लिए सामान्य होना चाहिए था एक आदर्श लोकतंत्र में। हम एक आदर्श लोकतंत्र अभी दुर्भाग्य से नहीं है, इस वजह से ये खबर लायक बचता है। हर साल कुछ 5 बच्चे 4 बच्चे निकलेंगे जिन्हें हम फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, रंक से राजा, रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो बार बार इस्तेमाल होती हैं। इससे 2 नुकसान होते हैं। पहले तो जैसा मैंने कहा कि इसका मतलब है कि अधिकांश लोग उस वर्ग से नहीं आ रहे हैं, और दूसरा ये कहानियाँ फिर एक ल्योर हो जाती हैं, एक ट्रैप हो जाती हैं जिसमें बहुत सारे दूसरे बच्चे की, अगर वो बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, और ऐसे में अगर वो नहीं बनता है तो वह अपने आप को दोष देना शुरू करते हैं, एंड इट बिकम्स अ विक्टिम ब्लेमिंग एक्चुअली। अगर आप देखें पूरे प्रोसेस को, तो मेरे हिसाब से ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। सर, इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे रियलिटी शोज़ वगैरह को देखते हैं, जो जितना रो लेता है उसी की कहानी ज़्यादा चलती है, वीडियो ज़्यादा चलते हैं, कि ऐसा नहीं कि जो मीडिया भी इसको ज़्यादा प्रसारित करती है? जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, एक रेवेन्यू सर्विस IRAS अधिकारी थे, मेरे सीनियर हैं, उनके पिताजी शौकिया बैंजो बजाते थे जब वो रेलवे के अधिकारी थे, लेकिन जो मीडिया ने निकाला कि बैंड वाले के बेटे ने निकाला IAS। तो सर, क्या मीडिया जानबूझ के अपनी TRP को और गेन करने के लिए? देखिए, सिर्फ मीडिया ही क्यों, ये सारे के सारे समाज का गिल्ट है, सारे समाज का अपराध बोध है, जिसे दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। पूरे समाज को ऐसा बताकर दे, एक सेंस में अपने आप को एब्जॉल्व करते हैं, एक बार में अपने लिए एक मुक्ति प्राप्त करते हैं कि देखिए वो बनाए ना, इसका मतलब हमारे यहाँ सब वर्ग के लिए बराबर साधन है। क्या हमें इसके लिए बहुत महात्मा गांधी होने की ज़रूरत है कि हम अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछें कि क्या इस देश में सबके पास बराबर अवसर हैं? और इसका उत्तर क्या हम ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हाँ, सबके पास बराबर अवसर है? नहीं है, बिल्कुल बराबर अवसर नहीं है सर, नहीं। यही वह वजह है जिस वजह से जब ऐसा कोई घटना आती है तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस सेलिब्रेशन में निहित होता है कि ऐसा करके हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि देखिए, वो एक रिक्शे वाले का बच्चा IAS बन सकता था, तो बाकी सारे रिक्शे वाले के बच्चे जो नहीं बन पा रहे हैं वो उनकी काहिली है, वरना वो तो बना था। जबकि सच्चाई क्या है, ये जो फेलियर्स हैं,
जिनमें से अधिकांश बच्चे नहीं बन पाएंगे, वो सिस्टमिक फेलियर्स। हम इस सिस्टमिक जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए बहुत बार अपने अपराध बोध से मुक्त होने के लिए, जिसमें मीडिया शामिल है, जिसमें व्यवस्था शामिल है, जिसमें हम आप शामिल हैं, हम दरअसल इसको सेलिब्रेट करते हैं। टू मी, इन अ गुड रिपब्लिक, इन अ गुड डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, इट शुड बी अ नॉर्म। सर मतलब इसका दबाव भी पड़ता है कि हमको डेली सुनना पड़ता था कि मतलब रिक्शे वाले का लड़का बन गया, हर बच्चे को सुनना पड़ेगा। आजकल तो मीम्स और जोक्स चलते हैं कि पिताजी आप रिक्शा चलाना शुरू कर दीजिए तब मेरा सिलेक्शन होगा। सर एक मीम ये भी था कि जॉब वो चुनो कि आपका बेटा आईएएस बने, कुछ ऐसा करके वो रिक्शा चलाने जा रहा था, कुछ ऐसा भी मीम था। इसका एक दूसरा पक्ष भी सर समझना चाहते हैं। एक हासिल मूवी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द बनी हुई, उसमें एक सीन आता है कि एक लड़का जाता है इरफान खान से पैर छूता है कि भैया अंग्रेजी में फेल हो गए। तो बगल वाला बोलता है कि अंग्रेजी काहे पढ़ रहा है रे। सामने वाला बोलता है, इरफान खान का कैरेक्टर है, कि काहे नहीं पढ़ेगा, अंग्रेजी किसी की बपौती है क्या। राइट। ये वाला जो पर्सपेक्टिव है कि भाई कोई गरीब का बच्चा क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल वो आईएएस बनने का सपना क्यों नहीं देखेगा। बिल्कुल। अगर मेरे किसी भी कथन से ये अनुमान निकलता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वे लोग जो वंचित हैं, चाहे वो गरीबी की वजह से हों या अन्य सोशल कैटेगरीज की वजह से हों, मैं उन्हें कह रहा हूँ कि उन्हें ये स्वप्न नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हाट आई ऑनेस्टली बिलीव इज कि अगर आप स्त्री हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से आने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप गरीब हैं, तो आपका हक और ज़्यादा है। मैं ज़्यादा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक डेमोक्रेसी में कहा जाता है बराबर कहा जाना चाहिए। बेचारे मनमोहन सिंह ने कभी कह दिया कि रिसोर्सेज पर वंचितों का हक पहला है, तो बहुत सारे लोग परेशान होने लगे, जबकि सच्चाई ये है कि एक अच्छे जिम्मेदार लोकतंत्र में वंचितों का हक पहला होना ही चाहिए। और इसी वजह से इन पदों पर भी पहला हक या शुरुआती हक या ज़्यादा हक जो है वंचितों का, गरीबों का और अन्य शायद सोशल कैटेगरी से वंचित लोगों का होना चाहिए। लेकिन बस इसके साथ शामिल ये है कि अगर वे सफल नहीं होते हैं तो इसको केवल व्यक्तिगत हार की तरह दिखाना, मुझे इससे ये सिस्टम का ये सिस्टम एक फेलियर है। क्योंकि आप समझिए ना कि अगर आपके पास वह सोशल कैपिटल है, मैं बार बार उदाहरण लेता हूं अक्षत जैन वाला, कि मान लीजिए आपके पिता आईपीएस ऑफिसर हैं, आपकी माताजी रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, आप बेस्ट स्कूल में पढ़कर आए हैं, आप उसके बाद बेस्ट आईआईटी में पहुंचते हैं, अच्छे कोर्स से, आपके सफल होने की संभावना स्वाभाविक तौर पर सामान्य से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके पास वो कल्चरल कैपिटल है, वो सोशल कैपिटल है, वो इकोनॉमिक कैपिटल भी है। और ऐसे में आपकी तुलना में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, जो कि सेम, कहने के लिए तो सेम ही प्रतियोगिता है ना, सेम ही परीक्षा है, उसमें आपका चयन नहीं होता, तो आप ये कहें कि नहीं इस व्यक्ति का ही दोष है। देखो, प्रश्न पत्र तो समान ही मिला था। प्रश्न पत्र समान मिलने से एक डेमोक्रेसी में बराबरी नहीं आ जाती, बराबर अवसर मिलने से आती है। क्या हमने वो बराबर अवसर सीखने के, कल्चरल कैपिटल के, सोशल कैपिटल के हम दे पाए कि नहीं दे पाए? चूंकि ये एस्पिरेशन गैप एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से हमें किसी किसी को एडिशनल सपोर्ट की, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये हैंड होल्डिंग स्ट्रक्चरल होती है, जैसे कि सरकारी तौर पर होती है, कभी कभी इसको प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ता है। कि आप बताएं कि आप चूंकि एक ऐसे छंगामल इंटर कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से पढ़कर आए कि जहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, अब आपको जेएनयू के और आईआईटी के विद्यार्थियों से कम्पीट करना है, तो चलिए आपको एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और ये दरअसल मेरा मानना है कि रिपब्लिक को मजबूत करने वाली चीज़ें हैं। सर जब हम आपने जो कमज़ोर वर्ग थे उनकी बात की, सोशल जस्टिस जब पढ़ाते हैं सर, तो वहाँ पे एक बाइनरी देखने को मिलती है। बाइनरी क्या है कि एक तरफ बात होती है कि रिजर्वेशन की बात होती है। हम लोग खुद देखते हैं कि जितने परसेंट, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज जितने हैं, उनके रेस्पेक्टिव जो उनके सिलेक्शन है वो बहुत कम है। एक ये बाइनरी देखने को मिलती है। दूसरी बाइनरी हमको देखने को मिलती है सर कि लोग कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन से लोग जा रहे हैं, ये दरअसल क्वालिटी खराब कर रहे हैं, जो मेरिट से लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। सर दोनों बाइनरीज पे आपका मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा। देखिए, एक तो आप ही खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आरक्षित कहे जाने वाला जो वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है, सामान्य नियम ये कहता है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ, एक सामान्य परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जब जो सामान्य वर्ग है, जिसे हम अनारक्षित वर्ग कहते हैं, उसमें आने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो दरअसल आरक्षित वर्ग से आते हैं, अगर वे उतने ही हो जाएं जितने कि अनारक्षित वर्ग वाले आते हैं, तो इसका मतलब आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देख रहे हैं कि बहुत कम सिलेक्शन होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कहना कि ये मेरिटोक्रेसी के साथ या किसी किस्म की मेरिट के साथ कोई समझौता है, इस पर बहुत लोगों ने बार बार बात की है। मैंने भी अलग अलग वीडियोस में और अलग अलग मंचों पर ये बात की है कि यह
अपने आप में बेहद लचर तर्क है। दो चीज़ों से समझिए। पहली बात, ये कहना कि यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशन का काम सबसे अच्छे लोगों का चयन है, मैं बार बार कहता हूँ ये एक गलतफहमी है। ये यूपीएससी का काम नहीं है ये मानना कि हम देश के सबसे अच्छे ब्यूरोक्रेट चुनेंगे। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैकेंजी और इस तरीके के जो बिग 4 कंसल्टेंट ग्रुप हैं उनके मेथड से आप चुन रहे होते, बड़ी आसानी से चुन लेते ना। क्या दिक्कत थी? बहुत आसान तरीका था, जाके 4 IIM 4 IITs के कैंपस इंटरव्यूज में आप चुन लेते और काम चल जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि ये यूपीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बड़ी है। और ये जिम्मेदारी क्या है? ये जिम्मेदारी है कि इस देश के तमाम युवाओं की फेथ की आस्था इस व्यवस्था में बनी रहे कि ये एक रिपब्लिक है जिसमें हम जो चाहें उस पद के लिए इच्छा रख सकते हैं और एक फेयर प्रोसेस है जिस प्रोसेस से चयन होता है। इस फेयर प्रोसेस में आस्था व्यवस्था के बने रहने के लिए, लोकतंत्र के बने रहने के लिए, गणतंत्र के बने रहने के लिए जरूरी है। ये प्राइमरी ड्यूटी है इन इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि यूपीएससी या फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का सबसे अच्छे एमपी चुनना नहीं है, वो उसका काम ही नहीं है। उसका काम है कि चुनावों की व्यवस्था में आम जनता की निष्ठा आस्था बनी रहे। हर व्यक्ति को ये लगे कि जो एमपी चुना जा रहा है वो मेरे वोट से चुना जा रहा है। ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, ना कि सबसे अच्छा एमपी चुनना। सच्चाई ये है कि उससे आमतौर पर जो एमपी चुने जाएंगे वो औसत से कम अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य है कि लोकतंत्र में आस्था के लिए जरूरी है कि हर नागरिक को ये लगे कि एमपी का चयन या एमएलए का चयन मेरे वोट से होता है। बिल्कुल ऐसे ही गणतंत्र में हर युवा को लगना चाहिए कि देश का डीएम, देश का एसपी या देश के उच्च पद पे आने वाले लोग हम लोगों के बीच से जाते हैं और एक फेयर इक्वल प्रोसेस से जाते हैं। ये मेन फंक्शन है, ना कि बेस्ट चुनना। तो मेरिटोक्रेसी वाला सवाल तो एकदम लचर है। दूसरा, मेरिट को आप कहते कैसे मेरिट है? सही बात। आप इस बात को भी देखिए ना कि आप अलग अलग जगह से यात्रा शुरू करने वाले लोगों को एक ही फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने को मेरिट नहीं कह सकते ना। आपके पास क्या कल्चरल कैपिटल था, आप कितनी पीढ़ी से, आप सोचिए ना। मैं तो बार बार कहता हूं, मान लीजिए आप 3 पीढ़ी से एक ब्यूरोक्रेट की फैमिली से आते हैं, टेक्निकल तौर पर आपके पास बराबर हक है। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर तीसरी पीढ़ी से आप पिछली 3 पीढ़ी से आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप भी ब्यूरोक्रेट बन गए, क्या तोप उखाड़ लिया भाई? क्या हासिल कर लिया? क्या इससे आपने गणतंत्र में कोई अतिरिक्त कोई आपने कुछ नई चीज दे दी क्या? गणतंत्र ने आपकी पहली पिछली 3 पीढ़ी देखी है, वो भी आईएएस थे, आईपीएस थे या ब्यूरोक्रेट थे, आप भी बन गए चौथे। हक है आपको, हम ये नहीं कह रहे कि आपका हक छीन रहे हैं, हक है आपको, लेकिन आपने कुछ हासिल नहीं किया ऐसा। लेकिन फिर वही सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में जो पहली फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, अगर वह ब्यूरोक्रेट बन गया, भले आईएएस न भी बना, सिविल सेंट्रल सर्विसेज में ही पहुंच गया, उसने वाकई गणतंत्र को मजबूत किया, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बना 4 और लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो दावा है कि ये कोई मेरिटोक्रेसी के साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ है, एकदम अनफेयर है। जिस मेरिटोक्रेसी की बात की जा रही है वो जो कल्चरल कैपिटल होता है उससे हासिल होती है। इस वजह से अच्छा देश, अच्छा लोकतंत्र तब होगा जब किसी भी सत्ता में, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी में, आपका जो अनुपात है, आपके समूह का जो अनुपात है, वो आपकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। यदि आप ब्राह्मण हैं और जनसंख्या में आप 3% हैं और आप ब्यूरोक्रेसी में आप 30% हैं, तो वो जो 27% की हकमारी हुई है वो किसकी हुई है? सही बात है। इस पर सवाल उठेगा। ऐसा जाति पे लागू होता है, ऐसा जेंडर पे लागू होता है, ऐसा दूसरी सोशल कैटेगरीज पे लागू होता है, तमाम सोशल कैटेगरीज पे लागू होता है। फाइनली आई बिलीव प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इन ब्यूरोक्रेसी इज द हॉलमार्क, जिससे पता लगेगा कि देश में वास्तव में एक फेयर और जस्ट प्रोसेस चला है। सर, इसमें बस एक ही चीज़ और पूछना चाहूँगा, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से हैं और वो 2-3 जनरेशन से ऑफिसर्स हैं उनके घर में। टीना डाबी के केस में भी ऐसा बहुत हुआ था कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे केसेस में जब लोग कहते हैं कि इनको रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस पे सर आपकी क्या राय है? जैसे ही आप ये चीज़ अनारक्षित पे लागू करें, तुरंत ये आरक्षित पे लागू करना भी बनता है। लेकिन आप कहें नहीं, अनारक्षित पे ये लागू नहीं होगा कि 3 पीढ़ी वाला अप्लाई कर सकता है कि नहीं करता, लेकिन केवल आरक्षित पे लागू होगा, तो दरअसल आपका जाति द्वेष जो है वो झांक रहा है। आपका इस वर्ग को लेकर जो आपके मन में जो हिंसा है, आपके मन में जो असंतुष्ट है, आपके मन में जो चिढ़ है, वो झांक रही है।
मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हम वास्तव में इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि हम उन लोगों को वंचित करना शुरू करें जो लोग कुछ पीढ़ी से आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी हमारा लोकतंत्र तर्क ये होता है सर कि जो उनके योग्य लोग हैं, दरअसल जिनको ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है उनको मिलता जाता है तो इनको नहीं मिल पाता, ये तर्क लोग देते हैं। जैसे कहा, तो फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप इसे सब पर लागू करते हैं, अनारक्षित लोगों पर भी लागू करते हैं, तब तो इस बात तर्क को वैध माना जाएगा। लेकिन जब आप मानकर चलेंगे नहीं हम उन्हीं पर तो लागू करेंगे, और अनारक्षित में सब लोग चाहे 4 पीढ़ी से चाहे 10 पीढ़ी से उनके पास जानकारी रहेगी, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता ना सर। मतलब आप इसे लाभ कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, मैं इसे हक कहता हूं। यस, और दोनों में अंतर है। आपने उन्हें लगातार वंचित किया, अब वो जैसे तैसे अपनी शक्ल दिखाना शुरू कर रहे हैं, और आप अचानक करें नहीं आप पर तो हम सब कैटेगराइजेशन लगाएंगे, आप पर तो हम क्रीमी लेयर लगाएंगे, लेकिन बाकी लोगों पे हम मान लेंगे कि ये सब लोग तो अपनी योग्यता से पिछले जो 3% जनसंख्या वाले लोग हैं वो 70% पे काबिज हैं, और ये सब के सब अपनी योग्यता से हो रहे थे। इतना इतिहास से मतलब इतिहास को लेकर इतना अशिक्षित होना शायद हमें शोभा नहीं देगा। नहीं सर, पूर्णतः सहमत हूं। थोड़ा सा विकास के क्वेश्चन में से और थोड़ा क्लैरिटी के साथ जो पूछना चाहते थे उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। इनका अगर लेमन में मैं कहूँ तो क्या ये होना चाहिए कि एक पीढ़ी 2 पीढ़ी में अगर आप अधिकारी बन गए हैं तो तीसरी पीढ़ी में आपको आरक्षण का लाभ न मिलके आप अनारक्षित वर्ग से फिर एग्ज़ाम दीजिए और फिर सिलेक्शन लीजिए? देखिए, हर आरक्षित कैंडिडेट अनारक्षित का कैंडिडेट तो होता ही। तो अगर उसे वो उसमें मिल रहा होगा तो उसमें तो दिख ही रहा होगा। मैं तो इसी तर्क के आधार पे जान रहा था कि पूछ रहा था कि बताएं कितने लोगों को अनारक्षित में आरक्षित कैटेगरी से पहुंच पाने का अवसर मिलता है। आज भी वह संख्या साफ साफ दिखाई दे रही है। आप 4 उदाहरण उठा के इस बात को खारिज नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी में दरअसल जब हम अपवाद लेकर आते हैं तो वह पुष्ट करता है सिद्धांत को, बजाय उसको नकारने के। तो एक आध कोई उदाहरण हो तो अलग बात है, अन्यथा अनारक्षित में आज भी हम देख रहे हैं बायसेस इस लेवल पर हैं कि वो बायसेस हर जगह दिखाई देते हैं। आपको दिखाई देगा मेंस में बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया और इंटरव्यू में चूंकि वो आरक्षित से आता था, इस कारण उसके मार्क्स जो हैं उनका मीडियन बदल गया। देखिए, सवाल कुल मिला के फिर से वही है कि जब आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति पहले एक पीढ़ी पहले या 2 पीढ़ी पहले चूंकि सुविधा ले चुका है, तुरंत हमारा वो जो माइंडसेट है, जो इस बात को उन्हें दिए जा रही वाली कोई खैरात है, पहले तो असन दे वाली भाषा हो जाती है। ये वो लोग हैं और हम हैं, हम सामान्य हैं, और ये कुछ ऐसे हैं जो हमारी कृपा पे पल रहे लोग हैं, और उनको दिए जाने वाला ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये कोई हमारे द्वारा हमारा हक था जो हम अपने हिस्से में से कुछ काट कर उन्हें दे रहे हैं। इस कारण हम उसके भी कस्टोडियन बनना चाहते हैं कि वो उन में अलग अलग वर्गों में कैसे विभाजित हो रहा है, जबकि क्या ये जिम्मेदारी हमारी थी? क्या हम उन्हें किसी किस्म की खैरात दे रहे थे? सच्चाई ये है कि ये उनका अधिकार था जो लगातार उन्हें इससे वंचित रखा गया। हम उस पर लगातार काबिज रहे। अब उनको यह अधिकार मिल रहा है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम ये तय करने की कोशिश करें कि ये उस वर्ग में इसका वितरण कैसा होना चाहिए। न्याय की मांग क्या कहती है? न्याय की मांग ये कहती है कि जब अनारक्षित में आरक्षित वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व उतना हो जाएगा जितना कि अदरवाइज उनकी जनसंख्या है, तब हमारा ये कहने का हक बनेगा कि देखिए, आप अनारक्षित में पहले से 15.5% आ रहे थे, आपको 15% और मिल रहा है, ये गलत है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अभी तो उस स्थिति के कहीं आसपास नहीं है। किसी 1 या 2 या 4 लोगों का सिलेक्शन अनारक्षित में होता है और उनमें भी उनको सर्विस जो मिल रही होती है उसमें उनको आरक्षण का लाभ लेना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अभी तो स्थिति एक कतई नहीं है। हम जब स्वयं अपनी इस घृणा से उपजेंगे, इस असहजता से उपजेंगे कि अब वे लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं इन मंचों पर, जो लोग आज से 50 साल पहले बिल्कुल नहीं दिखाई देते थे, इससे जो हमारी असुविधाएं हैं, इससे जो हमारे मन के अंदर के जो घृणा है या जो उनके प्रति असंतोष है, जब तक वो कम नहीं होता तब तक तो और भी ज़्यादा कारण है कि समाज में ये जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, जब पॉलिटी में आरक्षण वाला पूरा डिबेट हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि आपने कहा है चीते को कि हाथी के साथ compete करना है और 2 किलोमीटर की रेस को 10 मिनट में दौड़ लेना है, तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि हाथी वो रेस नहीं जीत रहा है। Right. तो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो पहले बनाना पड़ेगा, पहले उसको उस जगह पर खड़ा करना पड़ेगा जब बराबरी की लड़ाई हो। तो And besides, we have to abdicate this self-imposed responsibility कि हमने ये तय करना है कि आपके समुदाय के किस व्यक्ति को कितना, नहीं, आपने नहीं तय करना है,
लेट देम डू इट, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, दे विल बी एबल टू डू इट। यही बात वुमेन एम्पावरमेंट भी होती है कि हम आपको एम्पावर करेंगे। एकदम पुरुष ये तय करने की कोशिश करते हैं, नहीं ये सच्चा फेमिनिज्म नहीं है, सच्चा फेमिनिज्म, अरे भैया उन्हें तय करने दो कौन सा फेमिनिज्म, आप तो केवल शांत होकर 2 कदम पीछे ले लीजिए, वो आगे बढ़ जाएंगे। सही बात। आप एकदम उनके सर पे सवार रहेंगे और कहेंगे नहीं आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं ये है, तो दरअसल आप उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और हिंदी साहित्य में जो बात आती है ना, स्वयं वेदना और संवेदना में अंतर और होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि वही डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सर, एक जब डिवाइड की बात कर रहे हैं, आपने एक लाइन का जिक्र किया कि ये मीडियम का भी डिवाइड है। तो हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम, ये हम हर सेमिनार में जाते हैं और हमसे किसी भी शिक्षक से ये ज़रूर पूछा जाता है बच्चों की तरफ से कि सर हिंदी मीडियम से हैं, करें कि छोड़ दें। देखिए, छोड़ दें तो मैं कतई एडवोकेट नहीं करूँगा। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पकड़िए, मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया को तय मत करने दीजिए कि आपका सपना क्या होगा। बिल्कुल, आपको आईएएस बनना है, ये आपका स्वतः स्फूर्त आपकी एक आंतरिक मांग होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि शर्मा जी के बेटे ने किया, पिताजी नहीं कर पाए थे कर रहे हैं, या दूसरे कारणों से नहीं होना चाहिए। सोशल या भौकाल आपको चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया देखते हैं, एकदम अजीम व शान शहंशाह और दरवाजे खुलते हैं, आप उनके प्रभाव में आकर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए। आजकल एआई से सर और भी चीज़ें होने तो वो ये आपका फैसला होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपको करना है। लेकिन आप इस कारण कहें कि चूंकि आप हिंदी मीडियम से आते हैं, और तो प्लीज़ समझिएगा, भाषा का सवाल, हम लोग जब भाषा पढ़ाते हैं तो एक शब्द होता है डाइग्लॉसिया, ये पढ़ाते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें 2 भाषाएं या ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और उनका सामाजिक रुतबा अलग अलग होता है, एक भाषा को ऊंचा और दूसरी को नीचा माना जाता है। ऐसे समाज में जब आप एक ऐसी भाषा के प्रतिनिधि हैं जो कि नीची मानी जाती है, तो आप पर अतिरिक्त दायित्व है कि आप अपना दावा, अपना क्लेम हर पोजीशन ऑफ पावर के लिए कीजिए। एक समय में पर्शियन ऊंची भाषा थी और हिंदी उर्दू नीची भाषा थी, एक समय में अंग्रेजी, एक समय में संस्कृत ऊंची भाषा थी। अगर आप ऐसी भाषाओं से आते हैं जिन भाषाओं को निम्नतर भाषा माना जा रहा है इस डायग्लॉसिया में, तब आपकी जिम्मेदारी है, तब आपका हक है कि आप अपना दावा एब्डिकेट ना करें, अपना दावा ना छोड़ें। अब स्ट्रेटेजिक सेंस में आप जिस दुनिया से आते हैं, सिविल सर्विसेज मेंटरिंग में हम लोग देखते हैं, हम लोग इस बात पे बार बार पूछते हैं कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है। दुर्भाग्य से अभी भी कुछ चीज़ें जगहों पर दिखाई देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर ये सोच के बैठा हुआ है कि हिंदी मीडियम वाले को कम नंबर देगा, लेकिन ये दूसरी जगहों से हो सकता है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर हो सकता है, कई बार गाइडेंस की अवेलेबिलिटी को लेकर हो सकता है, लेकिन अधिकतर ये जिस पर होता है वो फिनिशिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन के पीछे होने की वजह से होता है। इस देश में हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कौन से, पहले ये देखिए, या भारतीय भाषाओं वाले विद्यार्थी हैं कौन से। वे विद्यार्थी हैं जो उन स्कूलों से पढ़े जिन स्कूलों में अंग्रेजी नहीं थी, सरकारी स्कूल थे, पिछड़े कहे जाने वाले स्कूल थे। इसी तरह वो ऐसे कॉलेजेस में पढ़े जहाँ पर क्लासेस रेगुलर नहीं होती थी, इसलिए वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे। इसका मतलब वो जो एक बैकलॉग बनता है, आपके पिछड़ने का बैकलॉग जो स्कूल में शामिल हुआ, जो परिवार में ऐसे परिवार में थे जिस परिवार में साधन कम थे, इस कारण सरकारी स्कूल भेजना पड़ा, हिंदी मीडियम के स्कूल, तो ये दरअसल ये वो वाला बैकलॉग है जो आपको रोक रहा है, भाषा नहीं रोक रही है। मूलतः ये बैकलॉग आपको रोकता है क्योंकि आपकी शुरुआती तैयारी बाकी लोगों से कम होती है। यहाँ आने के बाद आप कहते हैं कि चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यहाँ आने के बाद आप कहते हैं ऑलरेडी पढ़कर आए, जो बहुत दूसरे विद्यार्थी पहले से पढ़कर आ रहे होंगे। ये जो गैप बनता है, इस गैप को कई बार फिल करने में अतिरिक्त समय लग जाता है। फिर आपके पास साधन टिके रहने के भी कई बार कम होते हैं। जब आप इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके पास टिके रहने के साधन कम होते हैं। आप सोचते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, 2 साल हमारे पास हैं। आप पहले बैकलॉग लेकर आए 12 साल का, 14 साल का, उसे आपको कवर करना है 2 साल में, और कंपटीशन टफ है। अंग्रेजी वाला भी तो शांत नहीं बैठा है ना, वो भी तो तैयारी कर ही रहा है ना। तो इस कारण कई बार आपका रिजल्ट जो दिखाई देता है उसमें ये अंतर और ज़्यादा ग्लेयरिंग होकर दिखाई देता है। तो ये समस्या आ रही है समाज से। हम उम्मीद कर रहे हैं कि केवल भाषा की समस्या, ऐसा नहीं। मैं अभी प्रयागराज गया था सर, तो यही समस्या जो आप बता रहे हैं, तो एक बाइलिंगुअल बैच था। एक बच्चे ने आकर केबिन में जब बात की आफ्टर द सेमिनार, तो उसने यही बात कही कि सर कई बार इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। हम क्यों फ्रस्ट्रेशन होता है? उसने कहा इंग्लिश वाला बच्चा कुछ ऐसी बात कर रहा होता है जो समझ ही नहीं आता कि ये तू जानते ही नहीं है, वो उस दुनिया की बात कर रहा है। और इसका मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, कई बार आप देखेंगे इसका ऐसी जगह पे प्रभाव दिखाई दे रहा था। पिछले दिनों हम लोगों ने एक लंबी चर्चा में इसको महसूस किया और मेंशन किया। वह यह है कि इग्नू में एक लंबा सेमिनार था जिसमें हम लोग इस बात को कर रहे थे कि विद्यार्थी जो है, टीचर एज ए यूनिवर्सिटी टीचर कह रहा हूँ, ये शायद बाकी टीचर्स पे भी लागू होगा, क्लास में किसके सवाल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं,
इसमें कई बार इस बात से फर्क पड़ जाता है कि सवाल हिंदी में आया कि अंग्रेजी में आया, आत्मविश्वास से आया कि बिना ये बात आत्मविश्वास बिल्कुल के सही है आया। सर। अंग्रेजी में जब सवाल पूछा तो सवाल भले ही औसत हो सकता है कि उसको मिलने वाली अटेंशन एक अच्छे हिंदी में पूछे गए सवाल से ज्यादा हो जाए, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक जो है उसका भी थोड़ा सा बायस जो है कई बार इस प्रिविलेज क्लास के लिए हो जाता है। इसका प्रभाव भी अंततः आपको रिजल्ट्स में और ये पूरे समाज में ही है, पूरे समाज से ही आया है, विद्यार्थी में भी, सही शिक्षक बात। में भी और सिस्टम में भी। सही बात। सर ये बायस कैसे दूर होगा? जैसे हम कई बार देखते हैं भोजपुरी बोलने वाले हिचक जाते हैं कहीं पे बोलने से, लेकिन जब उसी समय बंगाली को देखते हैं या जो मराठी को देखते हैं वो बहुत प्राउडली इस बात को करते हैं। ये बायस जो नॉर्थ इंडिया में खासकर भाषा को लेकर देखिए, हिंदी भाषी लोगों में ये बायस हमें सामान्यतः मराठी और कम से कम बंगाली, इन दो भाषाओं के बारे में तो मैं अनुभव से कह सकता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। और अपनी भाषा के प्रति जो लगाव है वो रिलेटिवली कम दिखाई देता है। दो वजहों से दिखाई देता है। पहली बात तो जिस हिंदी के प्रति लगाव की हम अपेक्षा करते हैं, कम वक्त वो हिंदी बहुत कम लोगों की भाषा है। ठीक है ना? हमारे यहाँ जिसे हम हिंदी प्रदेश कह देते हैं और जिसे हम हिंदी कह देते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें। हिंदी प्रदेश में जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो 10 कम से कम बड़ी, बल्कि 10 क्या 17-18 कम से कम बड़ी भाषाएं हैं, जिनमें से एक मानक हिंदी, खड़ी बोली हिंदी को। तो ये जो आपने कहा भोजपुरी भाषी है, ये जो अवधी भाषी है, वो दरअसल दो तरह का हैंडीकैप महसूस कर रहा है। एक तो अंग्रेजी उसकी अपनी नहीं है, और जिस हिंदी को हिंदी जो विजेंद्र चौहान हिंदी बोल रहे हैं वो वाली हिंदी भी उनकी दरअसल उस तरह से हिंदी नहीं है। तो एक तो ये वाला अंतर आया। दूसरा सांस्कृतिक कारण भी है। जिस सांस्कृतिक कारण में हम लोगों ने भाषा बोध जो है या भाषा के पास गर्व का जो सवाल था, अब वो हम लोगों ने उस पैमाने पर हासिल नहीं किया। ये भाषा का जो लगाव हिंदी के साथ है हमारा, ये हिंदी से के लगाव, इतिहास आप तो हिंदी के विद्यार्थी शिक्षक हैं तो आप अच्छे से याद होगा, इसमें बहुत सारा उर्दू से नापसंदगी बिल्कुल और सांप्रदायिकता से इमर्ज किया हुआ लगाव है। Yes, sir. कि भैया ये उर्दू उनकी भाषा, हिंदी हमारी भाषा, इसलिए पैदा हुआ लगाव है। अपनी भाषा से पैदा हुआ लगाव का हिस्सा इसमें कम है, और यही फिर प्रभाव दिखाई देता है। बांग्ला के साथ ये संकट नहीं है। बांग्ला मुसलमान की भाषा भी है, बांग्ला मुसलमान की भाषा भी बंगाली है, और बांग्ला हिंदू की भाषा भी बंगाली है। इसलिए वो जो लगाव है वो सारे बंगाल का लगाव है, जो सारे हिंदुस्तान का या सारे हिंदी प्रदेश के लगाव की तरह हिंदी पर लागू नहीं हुआ। चलिए, मैं एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ जो हम लोग जाते समय लखनऊ बात कर रहे थे। Yes, sir. और ये यूपीएससी के दायरे से अलग अरे हटके वाह। है। आपके नाम पर मैं एक ब्रेक देना चाहता था बीच में, क्योंकि बहुत गंभीर बातें हो रही थी। आप अपने नाम को लिखते हैं विजेंद्र मसीजीवी कई जी, जगह। जी, जी, ये जी। मसीजीवी का अर्थ क्या है? हम सर, लोगों ने वो पहले एक बार स्याही- चर्चा की है इसके बारे मसी में। कागज वाला सर वही हाँ, स्याही ये है? वही बिल्कुल कबीर वाला वो है जिसमें कहा कि मसीह जो है, मसीह का मतलब होता है स्याही, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है, मतलब इसका मतलब तो हुआ मसीहजीवी, जो स्याही पर जीता है। शिक्षक हुआ, पत्रकार हुआ, लेखक हुआ, वे सब लोग मसीहजीवी होते हैं। लेकिन इसका मूल जो इतिहास है वो ये है कि जब इंजीनियरिंग करके पहुंचा और हम लोगों का हिंदी के प्रति एक लगाव था, जिस कारण हम लोग इंटरनेट पर, और उससे इंटरनेट के पहले कंप्यूटर पर, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ हिंदी संभव हो इस पर काम कर रहे थे। पूरे देश भर के कुछ लोग थे। और जब हिंदी में ब्लॉगिंग शुरू हुई, तब हम लोग वह पहले व्यक्ति थे यूनिकोड के आने के बाद, जब हम लोगों ने हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत की। मतलब मैं शुरुआती 40-50 ब्लॉगर्स में से एक और था। ये बात होगी सर किस साल की? 2007-8 के? नहीं, 2003 की। 2003 के अच्छा, अंत तब में तो और एकदम 2004 बहुत में शुरुआत एकदम की यूनिकोड आया था। 2003 के अंत में यूनिकोड आता है, और हिंदी में यूनिकोड में लिखना पढ़ना 2004 में शुरू होता है। और पहला ब्लॉग 9-2-11 था। आलोक और पद्मजा जो है वो लखनऊ बेस्ड टेकीज हैं जिन लोगों ने ये शुरू किया, और उसके एकदम बाद हम लोग सक्रिय हुए। तो वहाँ पर ये लगभग पूरी दुनिया में एक नियम जैसा था कि आप उपनाम के साथ ही ब्लॉगिंग करते हैं। तो वहाँ पर सोशल मीडिया में मेरी आइडेंटिटी हम लोगों ने मसीहजीवी मैंने चुनी, और फिर चूंकि ये सोशल मीडिया का ही कंटिन्यूटी थी, चाहे वो इंटरनेट आ गया तो यूट्यूब आ गया और बाकी जगह, तो वही जारी रहा। तो ये वो मसीहजीवी है। ठीक है, अब एक ब्रेक के बाद मैं आपको सर जैसे यूपीएससी का सिलेबस हम जब देखते हैं तो कई बार ये भी एक डिबेट होती है कि सिलेबस बदल देना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली जो आईएएस अधिकारियों को समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ता है, कुछ उस प्रकार का सिलेबस करना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ को कई बार बात होती है कि ऑप्शनल हट जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ हटा दिया जाना चाहिए। इस पर सर आपकी क्या राय है सर? और स्पष्ट तरीके से कहें तो इतिहास पढ़ के ब्यूरोक्रेसी में जाकर क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, जो इंजीनियरिंग पढ़ के ही पहुंच गए वो कौन सी तोप चला रहे हैं दोस्त? खैर छोड़िए। सच्चाई ये है कि आप समझिए कि हम लोगों ने एज ब्यूरोक्रेसी एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन चुना है।
इसलिए जहाँ तक ये है कि सिलेबस बदला जाना चाहिए, सिलेबस तो विश्वविद्यालय का, स्कूलों का, कॉलेजेस का नियमित तौर पे बदला जाना चाहिए, उसे नए चैलेंजेस के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन उसका आधार ये नहीं होगा जो आप कह रहे हैं कि वे चीज़ें दी जाएं जो वे ब्यूरोक्रेसी में जाकर इस्तेमाल करेंगे। फिर इस आधार पे तो सारे के सारे लोग केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाले लोगों को एडमिशन ब्यूरोक्रेसी में जाने देना चाहिए। लेकिन हमने जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सामान्यज्ञ प्रशासन है, वह देश के लिए चुना है। यानी कि स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपने अपने कोर ब्रांचेस को डील करते हैं। इंजीनियरिंग वाला व्यक्ति CPWD का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा ना, चीफ इंजीनियर होगा ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऐसे ही एक डॉक्टर होगा ना जो CMO होगा। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में सब लोग होंगे। उनके ऊपर प्रशासन में एक सामान्यज्ञ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस स्तर पर तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हमें राजनीति में भी केवल जो वित्त मंत्री है वो वही होना चाहिए जो कि वित्त का देश का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हो। इट वोंट वर्क लाइक दैट। हम लोग एक डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी में उम्मीद की जाती है कि सामान्यज्ञ का नेतृत्व होना चाहिए और विशेषज्ञ को अपने अपने वर्टिकल्स को देखना चाहिए। तो इस आधार पे तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिलेबस बदलना चाहिए, पर सिलेबस इस आधार पे ज़रूर बदलना चाहिए कि हमेशा सिलेबस को सोशल रियलिटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब अगर आप एक ऐसा सिलेबस लेकर आए हैं, एक ऐसा व्यक्ति चुन कर ले आए जिसे कंप्यूटर से डर लगता हो, जो टेक्नोफोबिक हो। अब टेक्नोफोबिक अगर होगा तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोफोबिक होगा तो फिर वो उन चीज़ों को भी नहीं समझ पाएगा जिन्हें एक सामान्य को समझना चाहिए। आप उस फॉर्मेट में ही काम नहीं कर पाएंगे, उस सिस्टम पे ही काम नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत की बात है। तो यस, थोड़ा बहुत बदलाव लगातार होता रहना चाहिए और UPSC बदलाव करता भी है, लगातार बदलाव होते भी हैं। सर, जैसे जो लड़का मतलब ऐसे हिंदी साहित्य पढ़ रहा है, उसको UPSC में से क्या योगदान मिल जाएगा? अच्छा, लड़कियों पे क्या कहेंगे फिर आप? लड़का लड़की सर चलिए, जेंडर न्यूट्रल मान सकते हैं इसको। जहां हम साहित्य की बात करते हैं, वो साहित्य आपको डोमेन नॉलेज के सेंस में कुछ अलग से चीज देता है कि वजह से आपको साहित्य नहीं पढ़ाया जाता है। साहित्य पढ़ाया जाता है इस उम्मीद के साथ, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ रहे हो, बांग्ला पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, कि वह आपको अधिक संवेदनशील बनाएगा, आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच सकने की क्षमता देगा, दूसरे के दर्द को बिना अपना दर्द हुए भी महसूस करने की क्षमता देगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर इस गुण को आप ब्यूरोक्रेसी से हटा दें तो ब्यूरोक्रेसी मशीन के अलावा कुछ रह जाएगी। तो इसलिए लिटरेचर वाले लोगों ने एक के बाद एक बहुत शानदार किया है ब्यूरोक्रेसी में। अशोक वाजपेयी से लेकर और तमाम लोग ऐसे आपको दिखाई देते हैं। इसलिए, और पुलिस प्रशासन में लोग दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी है केवल सिविल IAS में दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो साहित्य और इन सारी चीज़ों की अपनी भूमिका अभी तक है। और इसे भी समझिए, फिर से मैं उसी आर्ग्यूमेंट पे जा रहा हूँ, गणतंत्र सबका है। क्या गणतंत्र में आप कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए वंचित कर देना चाहते हैं क्योंकि उनका एप्टीट्यूड ग्रेजुएशन के दौरान इंजीनियरिंग की बजाय लिटरेचर में था, या सोशल साइंसेज में था, या एग्रीकल्चर में था, या किसी अन्य अध्ययन में था? मेरे ख्याल से अगर आप इसे ब्रॉड बेस्ड नहीं रखेंगे, देश के अधिकांश लोगों को ये नहीं लगेगा कि उनका भी हक है, और वे चाहते तो वहाँ पहुँच सकते थे, उन्होंने प्रयास किया तो वहाँ पहुँच सकते थे, तो फिर विल बी लूजिंग a lot of faith in the system. अब सर एक सवाल ये कि AI का ज़माना है, हर जगह लोग कह रहे हैं AI का ज़माना है, अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएंगी और AI कुछ ऐसा इम्पैक्ट आएगा, शायद पोस्ट कोविड एरा जिसकी बात करते हैं हम, ये पोस्ट AI एरा जो होगा उसमें इंसानों का महत्व तो बहुत कम होते जा रहा है। आपने अभी कहा कि अगर सब कुछ हटा दे तो फिर एक मशीनरी ही बच जाएगी। तो AI के दायरे में देखें अगर UPSC की तैयारी को, तो इस तैयारी में बच्चों को क्या चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए, अपने रवैये में क्या बदलाव ले आना चाहिए? हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग इट। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीज़ों में मुझे सीधा बदलाव दिखाई देता है। आप याद कीजिए कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, बल्कि अभी तैयारी कराने की भूमिका में भी, कितना बल हम लगातार आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग पे देते रहे। यस सर। मेंस में लगातार कहते रहे कि आंसर राइटिंग इज़ द की, आंसर राइटिंग जिसने अच्छे से कर ली। अब आंसर राइटिंग इज़ जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे। आपको अच्छे से पता है कि अगर आपने ठीक से प्रॉम्प्ट लिख लिया, आपने एक्ट एज UPSC एग्जामिनर, ठीक है, विथ 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इवेल्युएटिंग सोशल साइंसेज या सोशियोलॉजी पेपर, और उसके बाद आपने अपना सवाल दे दिया और कहा कि अपना जवाब दे दिया और कहा कि इसका क्रिटिक कीजिए। वह काम जिसे करने में हम लोगों को हफ्तों लगते थे, आंसर राइटिंग सिखाना, एक सिंगल फाइल में आप लोग सबके सिंगल आंसर्स प्रॉम्प्ट लेके चलते एक सिंगल प्रॉम्प्ट आपको बता दे रहा है कि आपने ये गलती की है, इस जगह पे यहाँ गड़बड़ थी, यहाँ इसको और डेंस बना सकते थे, यहाँ इसको कम डेंस बना सकते थे, इतने शब्दों में दिया जाना चाहिए था, इस शब्द की जगह ये शब्द इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सिंगल प्रॉम्प्ट इज डूइंग दैट।
अगर इसके बावजूद हमारे विद्यार्थी, हमारे अभ्यर्थी एआई का इस्तेमाल अपनी तैयारी में नहीं कर रहे हैं, या हम शिक्षक उन्हें इसके लिए एनकरेज नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी तैयारी में ठीक तरीके से एआई को इनकॉर्पोरेट करें, देन वी आर लूजिंग आउट, या फिर वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, राइट? दिस इज वन एस्पेक्ट। ये बहुत सारी दूसरी प्रिपरेशन चीज़ों पर भी लागू होता है। एक बड़ी चुनौती थी मटेरियल की उपलब्धता। अब एआई आपके लिए मटेरियल चुन के ला सकता है। बिल्कुल। एलएमएस में इंटीग्रेट हो जाने के बाद अब एआई आपके लिए तमाम पीवाईक्यूज के आधार पर अच्छे क्वेश्चंस बना के दे सकता है। आप मल्टीपल चॉइस यानी कि प्रीलिम्स के भी दे सकता है, मेंस के भी दे सकता है। सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज़ की तैयारी तो मैं तो बोर्ड की तरफ बैठता हूँ। हम लोग लगातार एक प्रॉम्प्ट रेडी रखते हैं, डैफ डालते हैं, कहते हैं इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं उनसे 15 क्वेश्चंस निकाल के दे दो, ठीक है? वो सामने आते हैं, कैंडिडेट बैठता है, उससे पहले प्रश्न तैयार होते हैं जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों स्टेजेस पर एआई प्रिपरेशन को एटलीस्ट अफेक्ट कर रहा है। हम इसकी तरफ या तो आंख मूंद सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख मूंदने वालों में से तो मैं नहीं हूं, इसलिए मैं तो कहूंगा कि हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आंख बंद करने का रास्ता भी नहीं बचा बचा ही नहीं, सर, मतलब रास्ते पर तो उसी पर चलना कबूतर पड़ेगा। आंख बंद करेगा तब भी बिल्ली तो आएगी। तो सामने ही है। लेकिन मेरा सर इस पे एक काउंटर क्वेश्चन भी है। जी। हमने अमूमन हम जब एआई की बात करते हैं तो हम इंग्लिश भाषा को ध्यान में रख के करते हैं। हिंदी माध्यम के लिए अभी भी एआई में बहुत सी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। जब मैं कॉपी इवैल्यूएट करता हूं तो मैं अनुस्वार से लेके हलंत तक हर विषय पे देखता हूं। मुझे नहीं लगता एआई उस स्तर पे कंट्रीब्यूट कर पाएगा। देखिए, अल्टीमेटली सवाल यही कि आपने प्रॉम्प्ट किया दिया, पहली बात। अच्छा। इस पे निर्भर करेगा। दूसरा, इस बात से मैं सहमत हूं कि एआई कोई बायसिस से फ्री जगह नहीं है, पूर्वग्रहों से मुक्त जगह नहीं है। मैं तो इस बात को अलग अलग मंचों पर जाकर, खासतौर से इंजीनियरिंग एनआईटीज और आईआईटीज में जाकर बार बार ये कहता हूं कि आपने जो एआई तैयार किया, एआई क्या है? मान लीजिए जीपीटी की बात करते हैं तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म है, प्री ट्रेंड है। प्री ट्रेंड का मतलब है कुछ लोगों ने उसे ट्रेंड किया है, जिन लोगों ने उसे ट्रेंड किया उनके पूर्वग्रह, उनके बायसेस, उनके जो झुकाव थे, उनकी जो नफरतें थी, उनका जो प्यार था, वो सब उसमें निबद्ध हो जाता है, उसमें एम्बेड हो जाता है, इसलिए रिस्पॉन्सेज में दिखाई देता है। तो आपके रिस्पॉन्सेज एकदम बायसेस से फ्री तो नहीं होते। हालांकि ये टेक्निकल चीजें कि आप मुझसे कहें कि हलंत और अनुस्वार ध्यान से देख लो, ये तो आप एक प्रॉम्प्ट में शामिल कर देंगे तो उसमें आ जाएगा। लेकिन क्या आप दलितों के प्रति जो अलगाव है वो शामिल ना हो, ये सुनिश्चित कर सकते हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको फिर से अपने आप बेसिकली मैं डेप्थ की बात कर रहा था। हाँ, तो वो डेप्थ कभी कभी हिंदी में थोड़ी सी कम दिखाई देती है। उसका एक आसान तरीका है, अंग्रेजी में कराइए और उसके बाद कहिए इसका अनुवाद कर दो। तो वो पूरे के पूरे अंग्रेजी इकोसिस्टम का इस्तेमाल करेगा उत्तर तक आने के लिए, और बाद में केवल उसे उत्तर को हिंदी में लिख देगा। और मेरे ख्याल से ये अभी पूरा जो सिस्टम है एआई वाला इस तरीके से इवॉल्व भी हो रहा है। मैंने बहुत इस्तेमाल किया तो कई सारी गलतियां आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन गलतियों से सचेत भी रहना है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी बहुत डरावनी चीज़ है। कई बार वह हेलुसिनेट करता है, वो बाकायदा ऐसी स्टडीज देगा जिससे आपको लगेगा वो स्टडी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ। और सच्चाई में वो स्टडीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, वो आपको भी रीड कर रहा होता है। हाँ। आपके प्रीवियस जितने भी सर्चेज हैं, हाँ, उसके आधार पर भी बहुत पर्सनलाइज्ड आपकी तरह का ज्ञान दे देगा, आपको संतुष्ट करने के लिए, आपसे लड़ाई से बचने के लिए। वो आपको बताएगा कि आप भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक हैं, दूसरे को भी यही बताना होगा। तो उससे सतर्क रहना है। वैसे भी मतलब अगर आप एआई की प्रशंसा को गंभीरता से लेते हैं तब आपके दिन पूरे हो गए। इस पे लेकिन सर एक और मेरा काउंटर, मतलब मैं इसलिए एआई को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों इस प्रकार से बनाया गया है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है वो एबल हो जाता है। एक जगह आप ऑब्जेक्टिव देखते हो, एक जगह आप डिस्क्रिप्टिव देखते हो, एक तरफ पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अगर हम सर एआई पे ही जैसे थोड़ी सी आप नहीं देखिए, ही तो कोई ना, हाँ, एआई पर ही पर तो विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए, आप अपने उस चीज को बंद कर दीजिए, वो तो संभव ही नहीं। ही तो हो ही नहीं सकता। उसको केवल आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। शिक्षक है, शिक्षक के साथ मटेरियल है, उसके साथ गाइडेंस है, उसके साथ मेंटरिंग है, उसके साथ, इन सब के साथ आप एआई को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। केवल एआई के भरोसे तो आप कहीं नहीं पहुंचे। मतलब वो थिन लाइन उनको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी कि इसके पार नहीं जाना। या तो आप खुद मैनेज कीजिए या फिर आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके लिए मैनेज करते हैं। सब ठीक है। एक डिबेट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एआई का ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग को पूरी तरह से मंदबुद्धि कर रहा है। और ये बहुत सीधी सी बात है। आप बच्चों को देख लीजिए, बच्चे ऑब्जर्वेशन के बेस पर सीखते हैं। अगर उनको सब कुछ प्रॉम्प्ट मिलने लगे कि ये करना है, फिर वो इंतज़ार करेगा कि मैंने उठा लिया ग्लास, अब क्या करना है।
अब इसको रख देना है सिंक में ले जाके, वो अपनी बुद्धि चलाना बंद कर देगा। वो एआई इस रूप में घातक हो सकता है। खैर, अंतिम सवाल सर, मैंने आज आपका बहुत समय लिया। अंतिम सवाल ये है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ में जब बैठते हैं, और मैं कई बार आपके साथ बैठा हूँ, तो एक जनरल फेयर बच्चों में दिखता है कि सर के बोर्ड में जाने पर डर रहता है कि सर ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। और हम लोग जब सेमिनार्स में जाते हैं तो बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि सर अभी से क्या चीज़ें करें जो इंटरव्यू बोर्ड डिमांड करता है। तो मैं अंतिम सवाल इसी पर कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर बच्चों को बताना हो कि अपनी पर्सनालिटी में आपसे इंटरव्यू बोर्ड क्या खोजता है, यूपीएससी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट तैयार करने के लिए किन गुणों को देखती है, तो वो कौन से गुण होंगे? देखिए, यूं तो हर पैनल मेंबर इसके बारे में कुछ अलग अलग राय देगा थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जिससे सब एग्री करते हैं, जैसे कि आपके पास एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसे आसानी से दबाव में ना लाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद वो विनम्र हो। ठीक है, ऐसे ही हमें एनालिटिकल एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और मैं जिन चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा गंभीर हूँ वह है आपकी इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का सवाल और संवेदनशीलता का सवाल। आप अन्य तबकों के प्रति, जो आपकी तुलना में कम प्रिविलेज तबके हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हों, उनके प्रति आपकी राय क्या है और आप उनके प्रति किस भाषा में, किस संवेदनशीलता में व्यवहार करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, इंटीग्रिटी का सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल का ऐसा कोई उत्तर देते हैं जो कि आपको सवाल का उत्तर था नहीं और उसके बावजूद आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल फिर नॉलेज का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये इंटीग्रिटी का सवाल आ जाता है कि यू स्टार्ट क्लेमिंग समथिंग टू बी नोइंग विच यू डू नॉट नो। दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रिटी। तो मेरे लिए इंटीग्रिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंटीग्रिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और संवेदनशीलता। फाइनली जाहिर है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाती है। कम्युनिकेशन स्किल में भी फिर से कह रहा हूँ अमृत, आम तौर पर विद्यार्थियों का गलतफहमी होती है कि केवल बोलना कम्युनिकेशन स्किल है। सच्चाई ये है कि सुनना, लिसनिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल है बोलने से भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो आपकी लिसनिंग हैज़ टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। बहुत सारे विद्यार्थी तो दरअसल सवाल की मंशा ही नहीं समझ रहे होते, द कोर इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, और इस वजह से वे गलत उत्तर दे रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की तैयारी आपको शुरुआत से करनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल से, कॉलेज में हैं तो कॉलेज से, जिसका मतलब है ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लीजिए जो गतिविधियां आप में ये वाले गुण पैदा करती हों, लिसनिंग पैदा करती हों, सेंसिटिविटी पैदा करती हों, एम्पैथी पैदा करती हों। इनमें हिस्सा लीजिए। आपको निश्चित तौर पर किसी पर्सनैलिटी को फेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी वास्तविक पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी जो पसंद आएगी, जो अच्छी होगी सिविल सर्विसेज के लिए। आपको फेक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फेक नहीं की जा सकती। यकीन कीजिए, आप तो जानते हैं, मंच के इधर बैठते हैं, 2 मिनट में, 3 मिनट में समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैंडिडेट फेक कर रहा है। तो उसके भरोसे मत रहिए। शुरू से अपनी पर्सनैलिटी को ऑथेंटिक बनाइए। और इंटरव्यू के बाद जब हम लोग बातचीत आपस में करते हैं तो आप इन्हीं पॉइंट्स को फिर इसी पर मार्क्स भी दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी लंबी और इतनी विस्तार से बात की, गहरी बातें की। आज हम लोग काफ़ी प्रश्नों का एक जरा ज़खीरे के साथ थे मौजूद कि आज सारे सवाल पूछेंगे, और आपने इतने धैर्य के साथ सबका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया विकास, आपका भी। थैंक यू अमृत, थैंक यू विकास, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।